जी लाहौर में दो गैर मुल्की ख़वातीन से मुबैना अगवा और ज़्यादती का ये वाक़या है। दोनों ख़वातीन की जानिब से जो दफ़ा 164 के बयानात रिकॉर्ड करवाए गए थे उनकी कॉपी मंजर आम पर आ गई है। तो ये एक रेलेवेंट मामला जुडिशल मजिस्ट्रेट से मुतल्लिक इसलिए था तो क्योंकि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ही दफ़ा 164 के बयान दिए। तो मेरे साथ साबिक जज हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं मोहम्मद रमज़ान साहब। तो मैंने कहा कि चलें इनसे बात करते हैं क्योंकि दफ़ा 164 के बयान को देखना परखना, तो मैंने कहा ये रेलेवेंट पर्सन है तो इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान साहब। वालेकुम अस्सलाम इशफ़ाक़ साहब। रमज़ान साहब, बयान देखा आपने दोनों ख़वातीन? जी मैंने बयान देखा भी और पढ़ा भी है दोनों ख़वातीन का, जिसमें बहुत सारे कैक बयान किए गए। पहले तो मैं इशफ़ाक़ साहब आपको ये बताता हूँ कि 164 का बयान होता क्या है। असल में दो तरह के बयान आते हैं। एक बयान होता है 161 का और एक होता है 164 का, जो कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत रिकॉर्ड किया जाता है। जो 161 का होता है वो पुलिस के सामने किसी का भी बयान होता है और वो उसकी कोई कानूनी हैसियत उसकी देखें जी, पुलिस के सामने फोर्स उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसी वजह से किसी का बयान की कानूनी हैसियत बनाने के लिए 164 का बयान लिखा गया है, जो कि मजिस्ट्रेट के सामने लिखा जाए। उसका मकसद भी सिर्फ यही होता है कि वहाँ पे जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिखा जाता है तो उस बयान के अंदर उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता उस बंदे, क्योंकि ये मैं आता हूँ। अब मुझे ना ज़रा मैं ये चाह रहा हूँ कि नाजरीन को पता चले कि दफ़ा 164 के जो बयानात इन ख़वातीन ने खुद अदालत में दिए, जो उन्होंने अपने साथ मुजालम की कहानी बयान की, वो ज़रा बताइए। जी, सबसे पहले ये है कि ये जो एफ़आईआर दर्ज होती है, इसकी जो कंप्लेनेंट मुद्दईया होती है, ये इसका नाम स्टीफनी है, जो कि नीदरलैंड की है। स्टीफनी नीदरलैंड से तल्लुक़ रखती है और वो अपना बयान रखती है और बड़ी ही अपनी जो रूदात बयान करती हैं, बहुत ही तकलीफ़ देह हैं। और उसमें वो बयान करती हैं कि मैं 26 जून 2026 को पाकिस्तान में आती हूँ और जो मोहम्मद अहमद रज़ा डार हैं उसकी दावत देते हैं। जी, मेरे पास बयान की, मेरे पास मोबाइल की कॉपी है। कोई ऐसी चीज़ हम ना इजाफी बात करें जो कि उस बयान से हट कर हो। हम चाह रहे हैं टू दी पॉइंट अपने नाजरीन को बताएं कि असल जो हॉलैंड की खातून है उन्होंने क्या अपने बयान में कहा। जी, ये बयान मेरे सामने इसके बयान की कॉपी है इशफ़ाक़ साहब। इस बयान के अंदर बाकायदा लिखा गया है कि वो पाकिस्तान में इनवाइटेड थी। इनवाइट किसने किया था? मोहम्मद अहमद रज़ा डार, जो कि अपने आप को बयान के अंदर लिखा है कि अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो मिनिस्टर के बेटे हैं अली डार के। ये खतून के बयान के अंदर लिखा हुआ है कि जो मोहम्मद अहमद रज़ा डार है वो अपने आप को क्लेम करता है किसी मिनिस्टर के बेटे हैं। और जब वो पाकिस्तान में आते हैं 26 जून 2025 को, तो इनका जो पहला पड़ाव है वो इस्लामाबाद, मेरठ होटल इस्लामाबाद में होता है। ये वहाँ पर अपनी जो दूसरी दोस्त हैं, जो कंपेनियन हैं, जिनका तल्लक स्पेन से है, उनके साथ, वो स्पेनिश हैं, उनके साथ, और तीसरे अली रज़ा जो मोहम्मद अहमद रज़ा डार हैं, ये तीनों इकट्ठे वहाँ पर खाना खाते हैं, डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो आउटिंग पे जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। इसके बाद नथिया गली जाते हैं। नथिया फुल सैर सपाटे 3 दिन तक ये वहाँ रहते हैं। 26 जून से लेकर 26 वहाँ ठहरते हैं, 27 वहाँ ठहरते हैं और 28 वहाँ ठहरते हैं। 28 जून की शाम को ये 7:30 बजे लाहौर में आ जाते हैं। और ये सारी बातें खातून अपने बयान जी, ये तमाम चीज़ अपने इतराफ़ी बयान में लिखती हैं कि वहाँ पर हमने शॉपिंग भी की इस्लामाबाद के अंदर। अच्छा, शॉपिंग भी की। वहाँ पे हमने कॉफ़ी पी, वहाँ पे कॉफ़ी पीने के अलावा हमने आइसक्रीम खाई और वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगह पे ये डिनर करते रहे, मुख्तलिफ़ रिज़ॉर्ट्स पे जाते रहे और अपनी मर्ज़ी से उनके साथ ये चलते फिरते ट्रैवल करती रही। इसके बाद ये जो 26 से 28 जून को ये लाहौर में आती हैं। वो कहती हैं मैं 7:45 पर हम लाहौर उतरते हैं। जब लाहौर आते हैं, जी मेरे पास ये बयान है सर। और कहते हैं कि अपना ये मैं लाहौर आती हूँ 28 जून को और मोहम्मद अहमद रज़ा डार के घर आते हैं। वहाँ पर ये 28 जून को इसके बयान के साथ वो चलते हैं और हमारी जो वहाँ पर कुछ लोगों के साथ मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद जो अहमद रज़ा डार साहब वो कहते हैं कि मेरी आंटी की बर्थडे है। अच्छा, वो कह रहे हैं बर्थडे है। जी, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए उनके घर जाते हैं। तो ये फिर अपने कज़न के घर जाती है और बाकायदा लिखा जाता है वो जो घर था वो एक मॉडर्न घर था और न्यूली रेनोवेटेड घर था। वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर कोई आंटी नहीं होती, कोई कज़न नहीं होती, खाली घर था। और उस खाली घर के अंदर जब ये जाते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि मोहम्मद अहमद रज़ा डार और ये जो स्टीफनी और उसकी जो दोस्त जो स्पेन से हैं वहाँ मौजूद होती हैं। तो थोड़ी ही देर बाद
4 मुसल्लह अफराद वहाँ पर आ जाते हैं सर। ठीक। और वहाँ पर वो उनको प्रेशराइज़ करते हैं और स्टीफनी को कहते हैं। कौन से पेज में है? ये मेरे पास ये दूसरे पेज के अंदर ये सारा बयान लिखा गया है और उसके अंदर बाकायदा प्रोवाइड किया गया है। ये लिखा गया है कि जब ये जाते हैं, ये मेरे पास पेज है, और उसके जब वो एंटर होते हैं तो वहाँ पर गन, और उसके बाद मुसल्लह अफराद जब दाखिल हो जाते हैं, जब मुसल्लह अफराद दाखिल होते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे हाथों को रस्सियों के साथ बांध दिया गया जाता है। बैक से स्टीफनी बोलती हैं। और जब उसके बाद वो जो मेरी दोस्त है वो भी होती हैं और रज़ा भी उधर खड़ा रहता है। कुछ देर के बाद ये जो मुसल्लह अफराद हैं वो मुझसे डॉलर क्लेम करते हैं एज ए तावान कि हमें जो है वो डॉलर दो अपनी रिहाई के बदले। कितने? पहले वो कहती हैं कि वो $2000 है, फिर वो $5000 जो होता है, फिर वो $1 मिलियन चला जाता है, 1 मिलियन से $1.5 मिलियन होता है, और एट द लास्ट ये $2 मिलियन मतलब $2 मिलियन ये क्लेम करते हैं, जाके रुकते हैं। और फिर ये बाकायदा उनको कहा जाता है कि आप अपने जो है लाहिकीन जो वालिदैन हैं उनसे रब्ता करें और ये पैसे मंगवाएं। इतनी दीदा दलेरी? जी, इतना दीदा दलेरी के साथ वो कहते हैं कि पैसे मंगवाएं। वो स्टीफनी बयान करती है अपने बयान के, मैं सबसे पहले अपने भाई को कॉल करती हूँ, और साथ वो एक बड़ा अहम लफ्ज़ यूज़ करती है कि वो हमने एक कोड वर्ड रखा हुआ, जब पाकिस्तान में ट्रैवल करने के लिए आए तो हमने एक कोड वर्ड रखा हुआ है और उसका वर्ड लिखा है इन्होंने कार्लिटोस, CARLITOS, कि जब भी हम कभी ख़तरे में होंगी तो हम ये वर्ड यूज़ करेंगे अपने पेरेंट्स को बताने के लिए। उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया। वर्ड यूज़ होने के बाद इन्होंने जब ये अपने भाई को कहा कि वॉइस नोट भेजा, वॉइस नोट करने के बाद वो कहती है कि मैंने अपने वालिदैन के साथ उसके बाद रब्ता किया। मीनवाइल जब वो ये सारे बैठे होते हैं तो मैं सारी रात वहाँ पे गुजारते हैं। ये लोग चले जाते हैं और एक लड़का मुसल्ला जो गन लेकर वहाँ खड़ा होता है वो फिर, क्योंकि मेरे हाथ पाँव बांध दिए, मेरे साथ विक्टिम कार्ड मुझे नंगा किया जाता है, ये बरहना किया जाता है। जी। और वो जो है, ये जो लड़का है वो मेरे प्राइवेट पार्ट्स के इसको टच करता रहता है सारी रात। अक्सर औकात ये मुझे टच करता रहता है और फिर ये मुझे ये ले जाते हैं, ये बाकायदा अंदर के लिए बेडरूम में होते हैं, और कोई एक बॉस नामी बंदा जो बेडरूम के अंदर नहीं बल्कि कहीं दूसरा बाहर लिविंग एरिया में थे, उसको बॉस ही कार, उसके नाम का इनको भी नहीं पता कि वो बॉस कौन है। वो जब वो उसका सारा बताया जाता है कि वो बॉस बाहर खड़ा होता है और उसको क्लेम करते हैं और मेरे साथ ये चलते रहते हैं। फिर मुझे जो है वो थ्रेटन किया जाता है। जब वो मेरे भाई जो होते हैं ये वालिदैन को जब ये मुझे ख़तरा महसूस होता है तो फिर वो रब्ता करते हैं और मेरे साथ ये जितने बंदे हैं, ये एक बंदा ब्लैक शलवार कमीज़ में था, एक ब्लू शलवार कमीज़ में, ये सारे मेरे साथ रेप करते हैं। चारों बंदे ये इनका। और जो वहाँ पर सिर्फ जो रज़ा डार है वो रज़ा एंड बॉस वर नॉट इन दी हाउस, दे अलाउड मी वॉक इन दी लिविंग रूम, और वहाँ पर रहते वो फिर 2 लड़के आते हैं वो मेरे साथ ज़्यादती करते हैं। और इस तरह ये सारे सिलसिले चलते रहते हैं। फिर ये वो कहते हैं कि मेरे स्टीफनी जो है, जो स्टीफनी की फ्रेंड है उसके साथ भी ये कोशिश करते हैं, और इस तरह ये बयान होता है। और फिर ये अपनी वालदा को बताती हैं और फिर पुलिस आ जाती है। उसके बाद जब पुलिस आती है तो वहाँ पर उसी घर के अंदर ये पुलिस उसको जो है वो पकड़ कर फिर ये बकिया FIR का मतन आ जाता है सर। दूसरा जो बयान है जी, ये उसकी जो स्पेनिश लड़की है वो भी कहती है कि मेरे साथ वकूआ कोई सम डिफरेंट तो नहीं है, उस जैसा तो नहीं है। इसका नाम है इशफाक साहब, मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ। ये इसने लिखा है अपना नाम एस्ट्रीड गब्रीला, और ये स्पेन की रहने वाली है। इसकी एज जो है वो बताई जाती है 40 ईयर्स। ये बता, जो स्टीफनी है इसकी एज है वो 35 है। तो ये भी बताती है कि मेरे साथ भी इसी तरह ही ये सिलसिला सारा किया जाता है। और एक जो सारा ये बयान उन्होंने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से, और मेरे ब्रेस्ट को टच करते हैं, मेरे प्राइवेट पार्ट को ये भी टच करते हैं, और मुझे गन्स के साथ डराया जाता है, और ये कहते हैं कि हम आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे और आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सेल करके ये रकम बरामद करेंगे। तो फिर ये जैसे ही वो उनके पीछे पता चलता है तो फिर वो जो ट्रैफिक पुलिस को भी इतला किया, और तो ये सारे सिलसिले चलते हैं। और इन्होंने ये कहते हैं कि वो अब उर्दू में बोल रहे थे और हमें ये अपना इंग्लिश में, और उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे थे जो उर्दू में बोल रहे थे और कुछ एक लड़का ऐसा था जो इसकी इंग्लिश बोल रहा था। इंग्लिश बहुत अच्छी थी, वो इंग्लिश में बोल रहे थे। इस तरह ये सारा ही सिलसिला चलता रहा और हमारे कपड़े उतार दिए, और मैंने इतने रोका कि हम जो हैं वो यार वर्जन या जो भी इस तरह का वो उन्होंने वर्ड यूज़ किया है। और इसके बाद ये सारे फिर
पुलिस आती है, रोती रहीं, चिल्लाती रहीं और अपना दुख दर्द बयान करती रही हैं। इन तमाम हालात के बाद ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँची है कि ये बड़ी तकलीफ दे बात है, बड़ी दर्द भरी कहानी उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान की है। जो आप चूँकि जुडिशल मजिस्ट्रेट रहे हुए हैं, आपने भी बहुत ज़्यादा लोगों के इस तरह बयान रिकॉर्ड किए हैं रेप केसेस में, ये बताइए रेप केसेस के लिए क्या SOPs फॉलो किए गए हैं? जी, रेप केसेस के लिए क्योंकि बेसिक जो एंटी रेप एक्ट आया है उसके अंदर तो ये है कि जो पहले तो मैं आपको 164 का बयान कराने के कमरा जो अदालत होता है उसका माहौल बताता हूँ कि वहाँ पे क्या होता है। क्योंकि 164 का बयान लिखने का मकसद भी सिर्फ यही होता है कि जब बयान लिखा जाए तो जिस बंदे का बयान लिखा जा रहा है वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से बयान लिखा है, उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। इस प्रेशर को दूर करने के लिए बाकायदा उसको सोचने का मौका दिया जाता है। और जज साहब ने भी इस बयान के अंदर अकेली पुलिस ने बाहर निकाल दी। अदालत के अंदर एक स्टेनो जो अदालत का एहलकार होता है उसके अलावा कोई बंदा नहीं मौजूद होता, पुलिस वहाँ मौजूद नहीं होती, कोई तीसरा बंदा जज साहब, स्टेनो और ये जो विक्टिम होता है या जो बयान रिकॉर्ड कर सिर्फ वो अदालत के अंदर मौजूद होता है और खामोशी होती है और अपनी उसको सोचने का मौका, जो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। उसके बाद वो बयान एंटी रेप एक्ट क्योंकि एक एहसास मामला है, इस एहसास मामले की वजह से उसकी जो 164 को बयान रिकॉर्ड करने की सेंसिटिविटी को ज़्यादा वैल्यू दी गई है। और उसके लिए एक लेटेस्ट जजमेंट हमारे जो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, उन्होंने एक बड़ी क्लासिक जजमेंट दी है कि जो एंटी रेप एक्ट के जितने भी 164 की स्टेटमेंट्स हैं उनके प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा, उनको बाकायदा प्रोसीजर अक्विट हो जाते हैं। और वो प्रोसीजर ये है कि जब भी 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए विक्टिम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। यहाँ पर की गई है जी, यहाँ ऐसा वैसे कुछ नहीं लिखा कि उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की है। हो सकता है कि जज साहब ने अपना जो दूसरा ऑर्डर हो, अपना इंटरम ऑर्डर के अंदर कोई ऐसी चीज़ लिखी गई हो, यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। और वो बड़ी क्लासिक जजमेंट है जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की भी, और भी बहुत सारी जजमेंट्स हैं, लेकिन इससे रेलिवेंट जजमेंट्स हैं और काफ़ी। इस वजह से ये एंटी रेप एक्ट का जो मामला है एहसास है और प्रॉपर SOP फॉलो किए गए, प्रॉपर SOP फॉलो किए गए हैं, बयान लिखा गया है। और ये मुकदमे की मजबूती और मुल्ज़मान को कटहरे में खड़ा करने के देखें जितने इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये बहुत ही संगीन इल्ज़ामात हैं। और जो 164 की स्टेटमेंट है वो बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी अहमियत की अमल है और ये स्टेटमेंट ही सफिशेंट है कि किसी बंदे को सिंगल स्टेटमेंट। और वैसे भी रेप केसेस के अंदर जो विक्टिम होता है उसका सिंगल अक्यूज़ का स्टेटमेंट भी काफ़ी होता है और उसी पे ही कन्विक्शन हो जाती है। और यहाँ 164 वो उसको कोलैबोरेट करने के लिए सफिशेंट है। जी, थैंक यू शफाक साहब, थैंक यू वेरी मच।